प्रेमचंद के गोदान की जब बात होती है और उनके उपन्यास लेखन पर जब चर्चा होती है तो उनकी एक स्पष्ट धारणा रही थी अपने साहित्य को लेकर कि साहित्य जो उन्होंने लिखा है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था अपने उपन्यासों के संदर्भ में कि उनका जो उपन्यास है या उनकी जो लेखनी है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। साहित्यकार केवल अपने व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व के यथार्थ की ही व्यंजना नहीं करता साहित्य में, बल्कि वह उस आदर्श की भी व्यंजना करना चाहता है जिसके बीच वह जीने की इच्छा को बनाए रखता है। आपको ये पता है कि प्रेमचंद साहित्य के मूल में आनंद को स्वीकारते हैं, लेकिन यह जो आनंद है वह जीवन के यथार्थ का स्पर्श भी करता है और जो कल्पना से जुड़ा हुआ भी है। इन्होंने यह भी कहा है, साहित्य का उद्देश्य यदि संस्कारशीलता में निहित है तो निश्चय ही आदर्श साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि यदि हम बेहतरी चाहते हैं और अभी हमारी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है तो हम साहित्य में कल्पना के माध्यम से ही उसे दिखला सकते हैं और व्यक्ति के अंदर उसकी जो जिजीविषा है या उस आनंद लेने की जो उसके अंदर क्षमता है और जो ललक है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए प्रेमचंद हमेशा सोद्देश्य साहित्य रचना के समर्थक रहे। उनकी नज़र में साहित्य का लक्ष्य मानव मन के पशुत्व भाव को विलीन कर उसके देवत्व को जगाना रहा है, पशुता समाप्त हो जाए। साहित्यकार पर भी जनता को सही राह पर लाने का उत्तरदायित्व वे समझते थे। साहित्य को समाज का मात्र दर्पण न समझकर उसका दीपक भी समझते थे। और भारत का प्राचीन साहित्य आदर्शवाद का ही समर्थक रहा है। हमें भी आदर्श की ही मर्यादा का पालन करना चाहिए, ऐसा वे अक्सर कहा करते थे। हाँ, यथार्थ का उसमें ऐसा सम्मिश्रण होना चाहिए या यथार्थ का उसमें समन्वय ऐसा होना चाहिए कि वह सत्य से दूर न नजर आए। कुछ विचार में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, जीवन की घटनाओं को ज्यों की त्यों चित्रित करने में कलात्मकता ही नहीं होती, क्योंकि कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है। साहित्यकार को मानव चरित्र की सिर्फ उसका ऋणात्मक या हम कहें कालिमाएं ही दिखाने का लक्ष्य नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो उसका उज्जवल पक्ष है उसका भी उद्घाटन करना चाहिए साहित्य में। उन्होंने अपने जीवन काल में जैनेंद्र को पत्र में लिखा था और उन्होंने स्वीकार किया था कि वे नग्न यथार्थवादी नहीं हैं। हम में से कोई भी जीवन को उसके यथार्थ रूप में नहीं दिखाता है, बल्कि उसके वांछित रूप में ही दिखाता है, जैसा हम चाहते हैं जीवन हो। हम यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह संकेत जरूर रहता है कि वास्तव में हम जीवन को कैसा चाहते हैं। उन्होंने कहा है, मैं नग्न यथार्थवाद का प्रेमी भी नहीं हूं। दूसरी ओर प्रेमचंद नग्न आदर्शवाद के भी हिमायती नहीं रहे हैं।
उनकी नज़र में दोनों ही भावनाएं, अभिप्राय, आदर्श और यथार्थ अतियां हैं। अति है, अगर एक रहेगा तो वो अति भाव है। यथार्थ के नाम पर नग्न के चित्रण के वे विरोधी रहे हैं। उन्होंने कभी इसका पक्ष नहीं लिया है कि साहित्य में बिल्कुल नंगा यथार्थ वर्णित हो। जीवन के अंधकार को वे सौंदर्य में बदल देने के पक्षधर हैं और सुखी उनका अभिष्ट रहा है। जीवन में साहित्य के जो मूल है वो आनंद है। आदर्श को स्वीकार कर भी वे रचना में यथार्थ को स्वीकारते थे और उसका महत्व था उनके लिए। और ये आदर्श और यथार्थ दोनों के रहने के कारण ही उनकी जो रचना थी उसमें प्राणवत्ता आ जाती थी। निर्दोष चरित्र तो देवता का होता है, उसे हम समझ ही नहीं सकेंगे और ऐसे चरित्र का हमारे ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, बिल्कुल जो आदर्शवादी हो। इसीलिए यथार्थ की भित्ति पर आदर्श का महल खड़ा करना वे चाहते थे। यथार्थ हो लेकिन आदर्श भी हो। जैसे कि अंधेरी बंद कोठरी में यदि आप बैठे हो और थक गए हो तो आपकी इच्छा होती है कि कहीं बाहर निकला जाए। और इसी कमी को आदर्शवाद जो है वो पूरा करता है। यथार्थवाद यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी खूबसूरत स्थान में पहुंचा देता है। और ये देखा गया है कि जितने भी उच्च कोटि के उपन्यास हैं उनमें यथार्थ और आदर्श का संतुलित समावेश होता है और इसी समावेश को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है। प्रेमचंद के उपन्यास में घटनाओं एवं पात्रों के चरित्रांकन में स्वाभाविकता और यथार्थाभास की झलक हमें अनिवार्यता मिलती है। दूसरी ओर मात्र यथार्थवादी नग्न सत्य को चित्रित करता है। जो यथार्थवादी लेखक है उसके सामने जो सत्य रहता है उस सत्य को वह उसी रूप में वर्णित करता है और उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि इसका परिणाम समाज पर अच्छा या बुरा कैसा पड़ेगा। यथार्थवादी हमेशा अनुभव की प्रामाणिकता को चित्रित करता है। संसार में बुरे व्यक्तियों की संख्या भी बहुत है। हमारी दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और क्रूरताओं को सही रूप में यथार्थवादी सामने लाता जरूर है। इस संदर्भ में प्रेमचंद का दृष्टिकोण कुछ अलग है। सामाजिक बुराइयों को जानते हुए भी हम इस तरह के चित्रण की ओर आकृष्ट नहीं हो पाते हैं, ये उनकी स्पष्ट धारणा थी। वे मानते थे कि मानव स्वभाव की एक खास विशेषता है कि वह जिस छल और क्षुद्रता से घिरा रहता है उसी की पुनरावृत्ति उसके चित्र को उसके उस मतलब यहाँ आप इस तरह से समझें कि जीवन में जो छल है और जो क्षुद्रता है जिससे हम घिरे रहते हैं और उसी को हम पुनः साहित्य में देखें तो उससे हमें प्रसन्नता नहीं होगी। हम जरूर थोड़ी देर के लिए ही ऐसे संसार में पहुंच जाना चाहते हैं जहां थोड़ी राहत मिले, जहां यह सब कुछ न हो, हम सुकून से उस साहित्य को पढ़ सके, उसका अध्ययन कर सके। यथार्थवादियों का ऐसा भी तर्क रहा है कि कल्पना कुछ भी हो, कल्पना ही है, ये सही है, कल्पना तो कल्पना है, वह यथार्थ का स्थान
नहीं लिख सकती और प्रेमचंद उसका स्थान देने की कोशिश भी नहीं करते। यथार्थवादी समझते हैं भविष्य उन्हीं उपन्यासों का है जो अनुभूति पर खड़े हो, और जब अनुभूति है तो वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी आज हम यथार्थ के साथ कल्पना यानी आदर्श को भी स्वीकार करते ही हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में जीवन का एक विशेष उद्देश्य रहा है जो सुखद है। प्रेमचंद इसी सुख की बात करते हैं और इसीलिए आदर्श और यथार्थ दोनों का समन्वय चाहते हैं वो, क्योंकि साहित्य के मूल में जो है वो आनंद है। आदर्श और यथार्थ संबंधी मान्यताओं का प्रेमचंद ने व्यवहारिक विनियोग किया है। उनके उपन्यास में चारित्र्य और व्यक्तित्व विकास में मात्र यथार्थ ही नहीं देखने को मिलता, बल्कि उसमें आदर्श चेतना भी प्रतिबिंबित होती है। उपन्यास की कथा जीवन की यथार्थ समस्याओं को लेकर चलती है। प्रोफेसर राधाकृष्ण ने कहा था कि उनकी कथा इलाचंद जोशी और शहरी मार्क्सवादी उपन्यासकारों की भांति सिद्धांत और कल्पना की धरती से नहीं गढ़ी जाती, वे उत्पन्न होती हैं धरती की ठोस वास्तविकताओं से। नंदुलारे वाजपेयी की चर्चा हम करें तो वे कहते हैं कि प्रेमचंद का चरित्र निर्माण और मनोवैज्ञानिक चित्रण आदर्शवादी है। आदर्शवादी चित्रण से तात्पर्य है मानव की सद्वृत्तियों पर विश्वास रखकर साहित्य निर्माण करना। उनका जो साहित्य है और उनके साहित्य कृतियों को यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य का सांगोपांग अध्ययन उन्हें आदर्शवादी लेखक के रूप में ही उजागर करता है। ये इलाचंद जोशी का कथन है, वैसा मानते हैं। प्रेमचंद के पात्रों की गतिविधि जो है वह यथार्थ का आभास लिए हुए जान पड़ती है, ये सही है। दूसरी ओर भाषा शैली की विशेषताओं को लेकर यदि हम चलें तो किसी लेखक को यथार्थवादी नहीं कहा जा सकता। वाजपेयी जी, नंदुलारे वाजपेयी जी प्रेमचंद में आदर्शवाद और यथार्थवाद को लेकर उन्होंने शंका उठाई है और उनके अनुसार दो विरोधी जीवन दर्शनों, मतलब एक है आदर्श और दूसरा है यथार्थ, दोनों विरोधी हैं और कला की परिपाटियों में एकत्व की कल्पना कैसे की जा सकती है? दोनों मिल नहीं सकते हैं। किंतु प्रश्न तो यहाँ उन्मुखता का है, आदर्शोन्मुख है ना, उन्मुख होना, उस ओर देखना। यहाँ समन्वय या मिलन जैसी बात नहीं है। इसलिए दोनों ही स्थितियां अस्वाभाविक नहीं लगती हैं। कोई भी आदर्श की ओर उन्मुख होकर यथार्थ की सृष्टि कर सकता है और यथार्थ की ओर उन्मुख होकर आदर्श की सृष्टि कर सकता है। इसमें अस्पष्टता की बात आती ही नहीं है। प्रेमचंद ने कहीं भी इन दो दृष्टियों को मिलाने की बात नहीं कही है। उन्होंने रुचि और उन्मुखता की बात उठाई है। इनकी वर्णन शैली यथार्थ पर आधारित है, किंतु उनकी जीवन दृष्टि आदर्श पर अवलंबित है। ठीक है ना? प्रेमचंद की शैली यथार्थवादी है, लेकिन जीवन दृष्टि आदर्श पर आधारित है, अवलंबित है।
इसी अर्थ में वे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। नगेंद्र ने यह माना है कि आदर्शवादी यथार्थवादी नहीं होगा। उनके लिए रोमानी होना सहज है, परंतु यह भी अनिवार्य नहीं है कि वह रोमानी हो। वह कल्पना विलासी और स्वप्न दृष्टा न होकर व्यवहारिक भी हो सकता है। उनके आदर्श कल्पना अथवा अतीन्द्रिय लोक के स्वप्न न होकर व्यवहार जगत की समस्याओं के नैतिक समाधान की ओर भी हो सकते हैं। प्रेमचंद के आदर्श का यही रूप है। वह रोमानी आदर्शवाद नहीं है, व्यवहारिक आदर्शवाद है। मतलब आदर्शवाद जहाँ है वह रोमांटिसिज्म की बात उन्होंने की है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रेमचंद का जो आदर्शवाद है वह व्यवहारिक है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जो रोमानी नहीं है वह यथार्थी हो। यथार्थ उनकी शैली का अंग अवश्य है। उनके वर्णन अत्यंत यथार्थ होते हैं। उसमें कल्पना के रंग रूप न होकर वस्तु का तथ्य परक चित्रण करते हैं। इतने यथार्थवादी हैं वो वर्णन शैली में। परंतु उनका जो दृष्टिकोण है, जो वर्णन शैली यथार्थवादी है, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है और उनका जो लक्ष्य है वह कैसा है? वह आदर्शवाद है, आदर्शवादी है। और यह दोनों उसका एक अंग बन जाता है। प्रेमचंद ने आदर्श और यथार्थ के संबंध में विविध प्रसंग में यह कहा भी है कि यथार्थ यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आदर्श हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। लेकिन जहां आदर्श में यह गुण है, वहां उन बातों की भी शंका है कि हम ऐसे चरित्र को न चित्रित कर बैठे जो सिद्धांतों की मूर्ति मात्र है और जिसमें जीवन ना हो। हम कहीं आदर्श को लेते लेते कहीं हम जो वर्णन कर रहे हैं वह कहीं किसी देवता का वर्णन ना हो जाए, वह मनुष्य ना होकर देवता बन जाएगा। लेकिन जब वो देवता है तो उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए वही उपन्यास उच्च कोटि के समझे जाते हैं जहां दोनों का समावेश हो गया हो, समावेश हो दोनों का। उसे आदर्शवादी यथार्थवाद कह सकते हैं। आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए। अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। प्रेमचंद ने इस यथार्थ और आदर्श की समस्या को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के माध्यम से सुलझाया है, किंतु इसे यथार्थ की भयंकरता से प्रेमचंद का समझौता नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यथार्थवाद से समझौता कर लिया और आदर्श की स्थापना कर दी, ऐसी कोई बात नहीं है। कफन उनकी जो कहानी, अंतिम कहानी है, और बहुत उम्दा कहानी है और वो पूरी तरह से यथार्थवादी है। वैसे ही उपन्यासों में गोदान जो अंतिम उपन्यास है उनका, यह न केवल हिंदी कथा साहित्य का एक मील का पत्थर है, जैसे सीमा चिन्ह कह सकते हैं आप, बल्कि प्रेमचंद के कला विकास का भी यह मील का पत्थर है। और हम जब गोदान की बात करते हैं और उस पर आते हैं जिसके विषय में खास कर कहा गया है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यहाँ है, तो यहाँ गोदान एक यथार्थवादी कृति के रूप में बहुत प्रचलित रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि गोदान पूर्णतः यथार्थवादी कृति है, लेकिन अगर आप सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद की दृष्टि आदर्शवादी रही है और वह सर्वत्र दिखलाई देती है।
पात्रों में तनख्वाह ही एकमात्र ऐसा पात्र है जिसमें आसुरी प्रवृत्तियां अंत तक विद्यमान रहती है, और अन्य सारे पात्रों में आदर्शवादी प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। वह समझौता कर ले समय के साथ, या फिर उनका मन परिवर्तन हो जाए, वो आदर्शवाद दिखलाई देता है। और कुछ पात्रों में यह आदर्शवाद जो है थोपा हुआ भी लगता है। गोदान का होरी जीवन की यथार्थ झांकी है, इसमें कोई शक नहीं। सब कुछ होते हुए भी उसका आदर्शवादी चरित्र अंत तक बना रहता है। होरी सबसे बड़ा भाई है, इस कारण मनमुटाव होने के बावजूद भी छोटे भाइयों के प्रति उसका स्नेह बना रहता है। यहाँ तक कि हीरा के द्वारा उसकी एकमात्र प्रिय गाय को माहुर खिलाकर मार डालने पर भी वह बात छिपा देता है। वो इतना आदर्शवादी है, और पुलिस द्वारा उसके घर की तलाशी नहीं होने देता, और उसके लिए कर्ज तक सह लेता है। ये सारी बातें बहुत स्वाभाविक और यथार्थ प्रतीत होती है, लेकिन हीरा के भाग जाने के बाद पुन्नी का घर संभाल देना और अपनी खेती के प्रति ध्यान नहीं दे पाना अस्वाभाविक जरूर लगता है। यही आदर्शवाद है। यथार्थ में और आदर्श में आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं। और इसी प्रकार जब बिरादरी से उसे निष्कासित कर दिया जाता है, तब मन में विद्रोह दबाकर तथा अन्याय समझकर भी पंचों की बात ईश्वर सदृश्य मानकर खलिहान का सारा अनाज दे देता है। यह आदर्शवाद का अन्यतम उत्कृष्ट उदाहरण है। कहीं कहीं आदर्श उस पर थोपा हुआ प्रतीत जरूर होता है। होरी के व्यवहार में आदर्श प्रेरित होने के स्थान पर परिस्थितियों की व्यवस्था अधिक है। वह आदर्शवादी इसलिए भी बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी गढ़ी गई हैं वहां। उपन्यासकार के मन में उसके ऊपर आदर्श का आवरण डालने का मोह हमेशा बना रहता है। ये प्रेमचंद पर आरोप है। होरी गोबर के आग्रह को नहीं स्वीकार करता है कि वह पंडित दाता दीन को अपना रुपया ब्याज तथा ब्याज पर भी ब्याज लगाकर कर्ज न चुकाए। यह उपन्यासकार उसके धर्म भीरू मन में मची क्रांति का परिचय देते हुए कहलवाते हैं। क्या कहलवाते हैं? वो कहता है, नीति हाथ से न छोड़नी चाहिए बेटे, अपनी अपनी करनी अपने साथ है, इनका पैसा हमें नहीं पचेगा। यहाँ पर जबरदस्ती उसके चरित्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है और आदर्शवादी उसे दिखलाया गया है। गोदान के जो सर्वाधिक यथार्थ चरित्र हैं वो धनिया का है, और आदर्शवादी चरित्र जो है वो किसका है? वो मालती का है, जो पूरी तरह से आदर्शवादी दिखती है, और उधर धनिया जो है वो बिल्कुल यथार्थवादी है। मालती उपन्यास के आरंभ में तितली के रूप में उभरती है और उत्तरोत्तर मधुमक्खी बनती जाती है, मीठी बनती जाती है। आदर्श पात्र, यदि वह दयावश निर्धन लोगों को दवा देती और खन्ना की पत्नी की सेवा करती है, जो उसके पेशे का अंग है, तो यहाँ तक उसका चरित्र यथार्थ के निकट ही प्रतीत होता है। किंतु जब वह अपने नौकर के पुत्र के लिए रात भर जगती है, जबकि जो झुनिया है जो वो सोती रहती है, तो यह उसके व्यक्ति व चित्र को ही दर्शाता है। और जब वह मानवता की सेवा के लिए कुंवारी रहने का संकल्प व्यक्त करती है, तो ये पूरी तरह से आदर्शवादी लगती है, जो सत्य से कोसों दूर है।
उसका पूरा चरित्र आदर्श की ओर उन्मुख लगता है। मालती के जीवन में ऐसी खास घटना कुछ भी नहीं घटती है जिस कारण कि वह उसका निर्णय इतना बदल जाए, इस तरह का हो जाए। ऐसे घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि प्रेमचंद उन पर अपनी इच्छा लाद रहे थे। मेहता का चरित्र तो पूरी तरह से एक आदर्श प्रोफेसर का है। कथाकार की इच्छा को ही व्यक्त करता है वह व्यक्ति, और ऐसा लगता है कि उसका आत्मसंयम, सीधे स्पष्ट बात कहने की उसकी आदत, नारियों की परंपरागत आदर्श को पकड़े रहने की प्रवृत्ति, ये सब उसका आदर्शवाद है। साधारण संसार के मनुष्यों जैसी कोई बात उसमें नजर नहीं आती। उनका प्रेम संबंधी हिंसक दृष्टिकोण ही एक साधारण मनुष्यों जैसा दिखलाई देता है। साथ ही मालती द्वारा उसके मतानुसार चलते पाकर जिस भाव से वे ये समर्पित होते हैं, यह मानवीय गुण प्रतीत होता है। ये सब उनका मानवीय गुण है। फिर भी वे जनसाधारण से कुछ ऊंचे ही लगते हैं। मतलब ये कि प्रोफेसर का चरित्र ऐसा गढ़ा है प्रेमचंद ने, जो साधारण लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी, तो उनके चरित्र से वह थोड़ा ऊंचे दर्जे का लगता है। मेहता के चरित्र को उपन्यासकार ने हमेशा ऊंचा दिखाने की ही कोशिश की है। मेहता को राय साहब, ओंकारनाथ, तनखा और खन्ना जैसे चरित्रों के साथ दिखलाकर उनके संसर्ग में, उनके बात विचार में उसके चरित्र को उभारा गया है। और यह जो मेहता है वो प्रेमचंद का आदर्श पात्र है। माता दिन भी मुख्यतया आदर्श पात्र है। आरंभ से ही उसका चरित्र छिछलेदार था, बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्ति। सिलिया से उसका अवैध संबंध रहता है, फिर भी उससे दिन रात मजदूरी कराता है। उसके प्रति निर्मम दिखलाई देता है वह, और अपनी संपत्ति में उसका जरा भी हक नहीं समझता। दूसरों के सामने उसको हमेशा अपमानित करता रहता है। उसका जब धर्म भ्रष्ट कर दिया जाता है तो उसके चरित्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखलाई देता है। माता दिन के चरित्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन। प्रायश्चित के नाम पर तरह तरह के कर्मकांड होते रहते हैं। उस दिन से उसे धर्म के नाम से नफरत हो जाती है। जनेऊ उतार कर वह फेंक देता है और पुरोहिती गंगा में डुबो देता है। इतना बदल जाता है कि सिलिया से कहता है, मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वो चमार है। वैसे यह कहा जा सकता है कि इस चरित्र के द्वारा प्रेमचंद नए मानव धर्म और नूतन जीवन मूल्यों को निर्मित करते हुए प्रतीत होते हैं। सिलिया का जो चरित्र है वो आदर्श सती सावित्री का है। माता दिन जितना कठोर है, जितना क्रूर रहा है सिलिया के प्रति, सिलिया उतनी ही उसका जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो बिल्कुल ही अलग है। ये आदर्श सती सावित्री का है, जो माता दिन के सभी अत्याचार को सह लेती है और हमेशा उसी की कामना करती रहती है। उसका संकल्प है कि चाहे वह मजदूरी करे, भीख मांगे, किंतु माता दिन को कभी नहीं छोड़ेगी। इस प्रसंग के विषय में
एक आक्षेप लगाया गया है कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में ब्राह्मण वर्ग के प्रति घृणा फैलाने की चेष्टा की है, माता दीन के व्यक्तित्व को इस तरह से दिखलाकर। लेकिन प्रेमचंद के बहुत सी कहानियों में और उपन्यास में भी हम देखेंगे कि उस समय की जो सामाजिक बुराइयां थी, उन बुराइयों को लेकर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया है समाज पे। और यह बड़ा कारण है कि प्रेमचंद से लोगों को नाराजगी भी रही है। यहाँ जो गोविंदी के चरित्र में देवत्व का अंश दिखता है, मेहता द्वारा उसके गुणों की इतनी प्रशंसा कराई जाती है कि वह देवी ही प्रतीत होती है। उसके चरित्र में उसकी ईर्ष्या कुछ वास्तविक और स्वाभाविक प्रतीत होती है। किंतु जब खन्ना का चीनी मिल जल जाता है, तब गोविंदी उसको जो उपदेश देकर समझाती है वह कुछ आरोपित सा लगता है। कहती क्या है, मैं खुश हूं कि तुम्हारे सिर से यह बोझ टला। यह स्वाभाविक कथन नहीं है। किसी का मिल जल जाए और उसे सांत्वना के लिए इस तरह से कहा जाए। मिर्जा खुर्शीद हो या ओंकारनाथ आदि पात्रों में कुछ चारित्रिक दुर्बलताएं अवश्य हैं, किंतु वे मानवता का दामन नहीं छोड़ते हैं। आदर्श पात्र मानवता का दामन ये नहीं छोड़ते हैं। राय साहब कर्म से न सही विचार से जरूर आदर्श की बातें करते हैं। गोदान के इन सारे पात्रों में आदर्शोन्मुखता की प्रधानता है, किंतु दूसरी ओर ऐसे भी पात्र इसमें हैं जिनके जीवन में आदर्श की छाया तक नहीं रही है। और इसमें प्रमुख पात्र है, प्रमुख जिसे कहें मुख्य पात्र जो है वो धनिया और गोबर का है। धनिया सामान्य नारियों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही कठोर है। वह अपने देवरों और देवरानियों के प्रति कभी आत्मीयता का भाव नहीं रख पाती है। यही कारण है कि उसे अच्छा नहीं लगता कि होरी पुन्नी को मार खाने से बचाए। गाय खरीदने पर होरी के भाई उसे देखने नहीं आते, तो वह रूपा या होरी किसी को भी उनके पास जाने नहीं देती है। उसकी उक्ति उस समय कितनी स्वाभाविक लगती है जब वो कहती है, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने नहीं सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया। यह वह प्रसंग है जब वो एक गाय खरीद कर लाता है और तब वो कहती है कि उनके ही पाँव में मेहंदी लगी थी। और एक दिन जब हीरा और धनिया में लड़ाई हो जाती है और दाता दीन और लाला पतेश्वरी उसे फटकारते हैं, तो सभी का चिट्ठा खोलने लगती है। किसी से बिना डरे सभी को फटकारती है। रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ तो क्या वह फूल बरसा रहा है? क्यों? तो ऐसी बात जो धनिया करती है, ये बिल्कुल उसका एक यथार्थवादी रूप है, जो जिंदगी भर कष्ट, पीड़ा, अभाव जो सहती आई है। जो स्त्री विवाह जब से उसने होश संभाला है, उसके बाद से वो कठिनाइयां ही झेल रही है। उसके मुंह से कोई फूल नहीं बरसने वाला। प्रेमचंद ने जो ग्रामीण झगड़े हैं उसका बड़ा सजीव चित्रण किया है। धनिया जो है वो पूरे उपन्यास में बिल्कुल एक ठोस आधार पर खड़ी दिखती है। वो टस से मस नहीं होती है। जहां पर है
जैसी है तो है। कहीं भी वह आदर्श की बात नहीं करती, न वह सोचती ही है। झुनिया को जी भर गाली देकर वो अपना क्रोध शांत कर फिर प्यार से अपने घर में रख लेती और सारे गांव से उसके विरोध में लड़ने को तैयार रहती है। यहाँ आदर्श की झलक नहीं है, बल्कि यह उसकी नारी सुलभ सहृदयता है। यहाँ वह कोई आदर्शवादी पात्र नहीं बन गई है, ये नारी है, स्त्री है, और ये उसकी सहृदयता है कि उसने बहू के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। सोना के विवाह में औकात से ज्यादा खर्च करना आदर्श न होकर उसके बिरादरी में नाक ऊंची रखने की लालसा दिखलाती है। रूपा की शादी अधेड़ आदमी से करने की इच्छा नहीं रहने पर भी अपनी आर्थिक स्थिति के सामने वो झुक जाती है, और यह धनिया की व्यवहार कुशलता ही है। दूसरी ओर गोबर भी धनिया की ही तरह यथार्थवादी है। उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही समझदार और तार्किक व्यक्ति है वो। उसके चरित्र का वो पक्ष कितना समर्थ है और शक्तिशाली है जब वह शहर में खुद एक आने सूद पर रुपया देता है और गांव में अपने पिता को रुपया आना सूद देने का विरोध पूरी उग्रता से करता है, और कितनी आसानी से पिता पर एहसान जताकर झुनिया को लेकर वो शहर चला जाता है और पिता के ऋण से अपने को अलग ही रखता है। यहाँ तक कि वह सोना के विवाह में भी नहीं आता है। शहर की विषम परिस्थितियों में उसे सुबुद्धि आती है और वह रूपा के विवाह में घर आ जाता है। और झुनिया को वहीं छोड़ देता है, शहर में अकेले आता है वो, और जो ऋण है उसको किस्तों में बांध देता है। किंतु यह उसके चरित्र का परिवर्तन आदर्श की ओर हो गया है, ऐसा नहीं है। यह तो ऐसी परिस्थिति आती है कि वह उसके सामने सिर झुका लेता है, क्योंकि उसके सामने और कोई उपाय नहीं थे। वो बदला नहीं है, सिर्फ परिस्थितियों के आगे वह यह कार्य करता है। किंतु आप देखेंगे गोदान में प्रेमचंद के चरित्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वह आदर्शवादी ही अधिक रही है। फिर भी आगे चलकर वो यथार्थ से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के ने इस संबंध में कहा भी था कि जो उनकी चेतना का धरातल है वो हमेशा व्यवहारिक रहा है, दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक नहीं हो सका। उन्होंने इसमें विश्वास की कमी नहीं किया, क्योंकि अपने ध्येय के लिए उन्हें उसकी आवश्यकता ही नहीं हुई। उन्होंने अपने युग के जीवन को व्यवहारिक दृष्टि से अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से अध्ययन किया और उसी दृष्टि से उसके समाधान की खोज भी की। इसलिए प्रेमचंद को मानववाद का व्यवहारिक रूप जो था, वो जो जनवादी रूप था, वो स्वीकार हुआ। इन सभी बहुत सारी मान्यताएं हैं उनके यथार्थ को और उनके आदर्श को लेकर, लेकिन हम यहाँ देखते हैं और यह कहा जा सकता है कि गोदान में यथार्थ और आदर्श का समन्वय जरूर है। मालती, मेहता, होरी, गोविंदी आदि पात्र आदर्शवादी रहे हैं। इसके विपरीत दूसरी ओर जो है धनिया, गोबर, ग्रामीण महाजन और अमरपाल सिंह यथार्थवादी रहे हैं।
वस्तु चित्रण का यथार्थ इतना अधिक है और इतना स्वाभाविक है कि पढ़ते समय एक सजीव चित्र हमारे सामने भारतीय ग्रामीण जीवन का उभर जाता है। और आज भी हम देखते हैं कि ऐसे गांव जो हैं आज भी हिंदुस्तान में विराजमान हैं, अभी भी वो सांस ले रहे हैं, जहाँ गोबर है, जहाँ होरी है, जहाँ धनिया है। और यह जरूर कहा जा सकता है कि गोदान की जो वर्णन शैली है वह यथार्थवादी है, यथार्थ धर्मा है, लेकिन उसकी जो चेतना है वह कैसी है, वह आदर्शवादी है। तो यहाँ जो कहा जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, वो बिल्कुल सार्थक प्रतीत होता है और प्रेमचंद ने उसके साथ पूरा न्याय किया है। धन्यवाद।